बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम शासन प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे कि राजा हर्ष जो था उसने अपना शासन कैसे व्यवस्थित कर रखा था, शासन कैसे चलाता था, उसके शासन में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, मंत्री परिषद, सचिवालय और सेना, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके अलावा कर लेता था वो, दंड की क्या व्यवस्था थी, साम्राज्य के भाग क्या क्या थे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सम्राट हर्ष स्वयं प्रशासन की धुरी था। हर्ष प्रशासनिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेता था। वो खुद पूरा प्रशासन संभालता था। उसका विचार था कि प्रशासनिक कुशलता के लिए शासक को निरंतर सचेष्ट रहना चाहिए। हर्ष बहुत परिश्रमी था। उसने दिन को 3 भागों में बांट रखा था, जिनमें से एक राज्य कार्य के लिए निश्चित था। उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। हर्ष को निरीक्षण यात्रा के लाभ में विश्वास था। वो खुद निरीक्षण करता था। यदि नगरों के निवासियों के आचार में कोई गलती या त्रुटियां होती थी तो वह स्वयं उनके बीच चला जाता था। किंतु उसकी यात्राएं नगरों तक ही सीमित नहीं थी, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी वह उतना ही ध्यान देता था। जब राजा किसी स्थान पर ठहरता था तो प्रजागण उसे भेंट करते थे, मिलने आते थे और उसके समक्ष अपनी कठिनाइयां रखते थे। सिद्धांत के रूप में हर्ष का प्रशासन निरंकुश था, किंतु लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में स्वशासन प्राप्त था। लोगों को उसने फ्री रख रखा था, अपना शासन स्वयं संभाल सकते हो। अधिकांश कार्य ग्रामीण समुदाय के हाथ में था। केंद्रीय सरकार और ग्राम सभाओं में परस्पर पर्याप्त सहयोग था, मिलजुल कर काम करते थे दोनों। कुल मिलाकर हर्ष का प्रशासन निरंकुश तथा गणतंत्रीय तत्वों का मिश्रण था। अब देखिए कि हर्ष के प्रशासन में प्रबंधन में मंत्री परिषद का क्या रोल है। मंत्री परिषद, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी। राज सिंहासन रिक्त होने की अवस्था में परिषद अपनी शक्ति का प्रयोग करती थी, यानी राजा जब कहीं बाहर चला जाता था तो मंत्री परिषद उसके कार्य संभालती थी। और राज्यवर्धन की मृत्यु पर मुख्यमंत्री का नाम क्या था? भंडी। तो भंडी ने मंत्री परिषद की सभा का आयोजन किया था। हर्ष के राजपद संभालने का प्रस्ताव रखा और वहां उपस्थित सभी जन हर्ष के नाम पर सहमत हो गए थे। हर्ष से राज्याधिकार ग्रहण करने के लिए उसे अनुरोध किया, क्योंकि हर्ष का बड़ा भाई था राज्यवर्धन। लेकिन जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई तो जो मंत्री परिषद के जो लोग थे उन्होंने हर्ष को राजा बनने के लिए अनुरोध किया और सभी इससे सहमत भी थे। मंत्री परिषद को शासक चुनने के लिए ही नहीं बल्कि विदेश नीति में भी काफ़ी कुछ कहने का अधिकार था। तो इस प्रकार मंत्री परिषद जो थी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। फिर है सचिवालय। प्रतीत होता है कि राजधानी में एक सुव्यवस्थित सचिवालय था और हर्ष का दरबारी था बाणभट्ट, जिसने उसके ऊपर किताबें लिखी हैं। आपने हर्ष चरित्र और जो है हर्ष चरित्र आपने किताब के बारे में पढ़ा है, तो हर्ष के ऊपर इसने किताबें लिखी हैं। बाणभट्ट ने अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन है, अवंती को विदेश और युद्ध मंत्री बताया। अवंती जो है जनपद है वैसे तो, और अवंती यानी उज्जैन, तो उज्जैन को जो है विदेश और युद्ध मंत्री बताया। सिंहानंद ये इसके दरबार में थे सब। सिंहानंद को उसने हर्ष का सेनापति बताया, तो हर्ष का सेनापति सिंहानंद था। कुंतल को उसने घुड़सेना का अधिकारी बताया। सिंहानंद को हर्ष का सेनापति बताया। बाणभट्ट ने अवंती को विदेश मंत्री और युद्ध मंत्री बताया। स्कंदगुप्त को हाथी सेना का प्रमुख कहा जाता था। ठीक है, स्कंदगुप्त को हाथी सेना का प्रमुख, हस्ती सेना या हाथी सेना एक ही बात है। तो स्कंदगुप्त को हाथी सेना का प्रमुख कहा जाता था। मधुवन ताम्रपत्र में तांबे के पत्तों पर लिखा हुआ है कि स्कंदगुप्त को महाप्रमातार महासामंत कहा गया। किसको? महाप्रमातार महासामंत कहा गया, महा कहा गया। तो स्कंदगुप्त को मधुवन ताम्रपत्र में ऐसा लिखा हुआ है। उसी पत्र में सामंत महाराज ईश्वर गुप्त को रिकॉर्ड संरक्षक कहा गया। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बांसखेड़ा, एग्जाम में यही पूछा है। बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख में भानु को रिकॉर्ड संरक्षक कहा गया। भानु के पास सारा रिकॉर्ड होता था, वही संरक्षक होता था, ऐसा बांसखेड़ा ताम्रपत्र में लिखा गया कि भानु को रिकॉर्ड संरक्षक कहा गया। मुख्य राज्य कर्मचारियों के नाम थे महासामंत, महाराज,
दोसा धनिक, प्रमातार, राजस्थनीय, कुमारामात्य, उपरिक और विषयपति, ये सब जो है इसके जो कर्मचारी थे उनके नाम हैं। और उसके बाद उच्च प्रशासनिक सेवाओं में कुमारामात्य नियुक्त किया गया। उच्च प्रशासनिक सेवाएं जो होती थी आईएएस के लेवल की, वहाँ कुमारामात्य को नियुक्त किया गया था। उन्हीं में से मंत्री, सचिवालय के अधिकारी और जिला अधिकारी लिए जाते थे। राजधानी के अपने राजकीय संदेशवाहक थे, जिसे हर्ष चरित्र में दीर्घ ध्वज कहा जाता था। यानी जो समाचार लेकर के आता था, दूत होते थे, उसको दीर्घ ध्वज, हर्ष चरित्र, बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र किताब लिखी थी, उसमें दीर्घ ध्वज लिखा। जो राजा के खास संदेशवाहक होते थे राजकीय, उन्हें दीर्घ ध्वज कहा। सर्वगत नामक एक कर्मचारी का उल्लेख है जो गुप्तचर विभाग का सदस्य होता था। सर्वगत कर्मचारी का नाम क्या रखा है? सर्वगत नामक एक कर्मचारी होता था जो गुप्तचर विभाग का सदस्य था। अधिकांश उच्च कर्मचारियों को वेतन नगद नहीं दिया जाता था। राज्य के छोटे छोटे कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार नगद या भूमि के रूप में वेतन दिया जाता था। पर हेनसांग जो है चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में था। इसने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों के वेतन भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता, यानी जमीनें दान में दे दी जाती थी। ये कहा जा सकता है कि हर्ष की प्रणाली जो है, शासन प्रणाली, वो देश की सामंत प्रणाली का अग्रगामी माना गया है। तो ये सामंत प्रणाली आज जो चल रही है वो कहीं ना कहीं हर्ष के प्रशासन काल से ही ली गई है। फिर देखिए सेना। हेनसांग बताता है कि हर्ष के पास करीब 5,000 हाथी थे। कितने? 5,000 हाथी, 2,000 घुड़सवार और 5,000 पैदल सैनिक थे हर्ष के पास। अपने राज्य को विस्तृत करने के बाद हर्ष ने अपनी सैन्य शक्ति को और बढ़ाया। फिर उसके पास 60,000 हाथी और 1,00,000 घुड़सवार हो गए। घुड़ सेना के लिए घोड़े वो कहाँ से लेकर आता था? तो वो सिंध से, ईरान से और कंबोज से उसने घोड़े मंगवाए घुड़सेना के लिए। पैदल सेना इससे कई ज़्यादा थी, कई गुना में रही होगी, किंतु उसकी ठीक संख्या नहीं दी गई। साधारण सैनिकों को चाट और भाट कहा जाता था। चाट, और जो साधारण सैनिक थे उनको चाट और भाट कहा जाता था। साधारण सैनिकों को। गुड़ सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। गुड़ सेना के अधिकारियों को क्या नाम दिया? बृहदेश्वर। और पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत, यानी जो पैदल चलते थे वो बलाधिकृत, और जो घोड़े पर चलते थे अधिकारी वो बृहदेश्वर और महाबलाधिकृत कहा जाता था पैदल वालों को। प्रमुख सैन्य अधिकारी को महासेनापति का नाम दिया गया था। तो इस प्रकार सेना भी जो थी वो बहुत सक्षम थी। ठीक है। फिर आता है आपके साम्राज्य के भाग। तो साम्राज्य के भाग देख लीजिए। हर्ष का साम्राज्य भुक्तियों और विषयों आदि में बटा हुआ था। प्रांत क्या होते हैं? राज्य। तो प्रांतों को क्या कहता था? भुक्तियों। तो प्रांतों को तो उसने भुक्तियों में बांटा, विषय जो है उसको जिलों में बांटा। तो आप ध्यान रखना, प्रांतों को किस में बांटा है? भुक्तियों में, और विषयों को जिलों में बांटा है। हर्ष का जो ताम्रपत्र है, मधुवन ताम्रपत्र, ऊपर पढ़ चुके हैं हम हर्ष का मधुवन ताम्रपत्र और बांसखेड़ा ताम्रपत्र, दो के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें रिकॉर्ड संरक्षक के बारे में जानकारी मिली थी। अहि छत्र भुक्ति का उल्लेख किया गया है इन ताम्रपत्रों में। अहि छत्र भुक्ति का उल्लेख किया गया, प्रांतों में बटा हुआ था ये। भुक्ति को वर्तमान में जिले समझा जाता है। भुक्ति को वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में जिला कहा जाता है भुक्ति को। ठीक है। तो प्रांतों को भुक्तियों में, यानी प्रांतों को, प्रांत कहते हैं राज्य को, तो प्रांतों को भुक्तियों में यानी जिलों में बांटा गया। भुक्ति को कई विषय में बांटा गया। फिर जिले को कई विषय, तो जिले को जो है आप जानते हैं, जिले को कई विषय में बांट सकते हैं, तहसील वगैरह में बांट सकते हैं, पंचायत विभाग तक आ जाते हैं। ग्राम का प्रशासन एक मुखिया के हाथ में होता था, जिसे हम सरपंच कहते हैं, लेकिन उस समय ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। जो मुखिया होता है, सरपंच होता है ना, मुखिया, तो सरपंच को उस समय, हर्ष के समय, सरपंच को ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था। और उसकी सहायता के लिए कई लेखक होते थे, और उन लेखकों को इसमें क्या नाम दिया? कर्णिक। ठीक है। तो आप ध्यान रखना, प्रांत राज्यों को कहते हैं, प्रांतों को भुक्तियों यानी जिलों में बांटा गया। और उसके अलावा ग्राम का जो मुखिया होता है, सरपंच होता है हमारे यहाँ तो, लेकिन उस समय ग्रामक्ष पटलिक कहा जाता था सरपंच को, और सरपंच की मदद करने के लिए लेखक होते थे, उन्हें कर्णिक कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद आइए हम टैक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि हर्ष को कौन कौन से टैक्स मिलते थे। 3 प्रकार के करों की बात की गई है इस समय। 3 प्रकार के कर कौन कौन से कर है? सबसे पहले कर का नाम है भाग। दूसरे कर का नाम है हिरण्य। हिरण्य जो है वो गोल्ड, सोने की मुद्राएं हैं। और बलि,
हिरण्य सोने की मुद्रा या नगद भी कह सकते हो आप इसको, और बलि आप जानते ही है भाग भूमिकर्ता, जो भूमि के ऊपर लिया जाता था और पदार्थ के रूप में दिया जाता था। ठीक है, हिरण्य जो था वो करों को, कृषक जो है वो व्यापारी, कृषक या व्यापारी नगद दिया जाता था हिरण्य। ठीक है, संभवतः नाव कर भी लिया जाता था। और व्यापारिक जो है वस्तुओं पर नाप और तोल के अनुसार लिए जाते थे। व्यापारिक टैक्स जो है कृषि उत्पादन में सम्राट का छठा भाग था, यानी कृषि उत्पादन में जो छठी उपज होगी वो सम्राट को दी जाती थी। अनिवार्य श्रम भी लिया जाता था, लेकिन उसके लिए पैसा दिया जाता था, पारिश्रमिक दिया जाता था। चीनी यात्री हैंसांग क्या कहता है? हैंसांग कहता है कि राजभूमि को 4 भागों में बांटा गया। एक भाग राज कार्य चलाने के लिए था, दूसरा भाग मंत्रियों के लिए और अन्य राज कर्मचारियों को वेतन देने के लिए था। इस प्रकार भूमि को 4 भागों में बांटा गया। तीसरा भाग सुयोग्य व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए था। चौथा भाग धार्मिक संप्रदायों को दान देने के लिए भी हर्ष ने रखा था। तो इस प्रकार आपने टैक्स पढ़ा, भाग, हिरण्य और बलि। तो आपको याद हो जाना चाहिए, याद कर लेना है इसको। फिर आता है दंड व्यवस्था। हैंसांग ये भी बताता है कि अपराधी और विद्रोहियों की संख्या उसके समय में बहुत कम थी। जब कानून तोड़ा जाता था तो अपराधियों को दंड दिया जाता था, शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे। अपराधियों को जीवन जंगलों में बिताने के लिए नगर से निकाल दिया जाता था। कुछ अपराधों के लिए थोड़ा सा जुर्माना लिया जाता था। अभियुक्त से अपराध स्वीकार कराने के लिए कोई मारपीट यंत्रणा नहीं दी जाती थी। परीक्षा द्वारा अपराध की जांच करने के लिए ढंग से प्रथा प्रचलित थी। सरकार जनहितकारी थी और सरकारी ज़रूरतें कम थी। सरकार प्रजा के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करती थी, तो प्रजा का जीवन भी सुरक्षित था और सरकार का भी अपना काम से काम रखा जाता था। तो सरकार जो है वो जनता की भलाई के लिए ही कार्य करती थी।